संध्या वंदन। सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी और जन विकास महासभा द्वारा आयोजित इस जूलॉजी के क्लास में आज 76 एपिसोड में आपका स्वागत है। इस सप्ताह का ये शेड्यूल इस प्रकार है। अब हम लोग सप्ताह के पहले 2 दिन सोमवार मंगलवार तो टाइप स्टडी की बात करेंगे और बुध बृहस्पति को बायोकेमिस्ट्री और फ्राइडे सैटरडे को फिर एडवांस जेनेटिक्स की बात करेंगे और संडे को कैरियर के बारे में बात करेंगे। तो बेलोनोग्लॉसस के रिप्रोडक्शन एक, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में बढ़ते जाते हैं किताबें बहुत मोटी होती जाती हैं, लेकिन आप एक दिन की बात है कि मैं नदी किनारे बैठा हुआ था और एक बुढ़ा आदमी मछली पकड़ रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक बड़ी सी मछली उसके जाल में फंसी, तो उसने फिर छोड़ दिया। तो मैंने उससे पूछा कि बाबा क्या बात है, आप तो बड़ी मछली लोगों को मिल जाती है तो खुश हो जाते हैं, आप छोटी मछली रख ले रहे हैं, बड़ी मछली फेंक दे रहे हैं। तो उसने कहा कि बाबूजी मैं इसे बेचने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ, मैं तो अपने घर में खाने के लिए ले जा रहा हूँ, और मेरे घर में किचन में जो कढ़ाई है छोटी सी है, तो छोटी कढ़ाई पे हम बड़ी मछली को कैसे फ्राई करेंगे। बात तो सही है, लेकिन हम लोग यही गलती कर बैठते हैं कि हमारे दिमाग का जो ये कढ़ाई है ना, है तो छोटा सा, और यदि बड़ी बात को समझना है तो क्या करना है, उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ लीजिए तो आसानी से समझ में आ जाएगी। रिप्रोडक्शन में कई बातें, जैसे हर एनिमल का पढ़ेंगे, बेलोनोग्लॉसस का भी, हार्डमानिया का भी, एम्फिऑक्सिस का भी, बर्ड का भी, तो उसमें कुछ बातें तो कॉमन है। तो जो कॉमन बातें हैं वो आपको नहीं याद करनी है, आपको तो कॉमन बातें सिर्फ पैटर्न में रखनी है और उसके बाद उससे फिर जो डिफरेंसेस हैं, जो वेरिएशंस हैं, वो सिर्फ याद करना है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। प्रोडक्शन कई प्रकार से होता है, जैसे 3: रीजनरेशन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। रीजनरेशन वैसे तो कोई रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन कभी कभी वो भी एक रिप्रोडक्शन का नज़रिया बन सकता है, तरीका बन सकता है। रीजनरेशन में क्या होता है कि कोई एनिमल, उसके शरीर का कुछ हिस्सा यदि कट करके अलग हो जाए, टूट करके अलग हो जाए, तो उस अंग को वो फिर से दोबारा बना लेता है। और हालत इतनी तक है कि यदि शरीर को आपने 8-10 टुकड़े में काट दिया तो हर टुकड़ा बाकी और हिस्सों को रीजेनरेट करके फिर नया प्राणी बना लेता है। तो बेलोनोग्लॉसस में भी रीजेनरेशन की कैपेसिटी हाइड्रा की भांति पाई गई है। दूसरी बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें हमेशा कोई ना कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी, जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, जेम्यूल बनता है और वो फिर डेवलप हो करके नए प्राणी को जन्म देता है। तो उसमें एटलीस्ट एक बार बेलोनोग्लॉसस कैपेंसिस में 1923 में गिलक्राइस्ट नाम के साइंटिस्ट ने ये रिपोर्ट किया था कि उसमें जुवेनाइल स्टेज में, यंग वन स्टेज में, शरीर के पीछे से कुछ टुकड़े टूट टूट करके अलग हो जाते हैं और फिर वो नए प्राणी को जन्म देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग मेल और फीमेल होते हैं, दोनों बातें हैं। कुछ में एक ही एनिमल के अंदर मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होते हैं, तब तो हम उन्हें मोनोशियस कहते हैं, और जब दोनों अलग अलग होते हैं मेल और फीमेल, तब उसे डायोशियस कहते हैं। अब इनमें मेल फीमेल अलग अलग तो होते हैं, लेकिन बाहर से देखने में उनमें अंतर नहीं दिखाई देता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होता है। हाँ, गोनड्स के रंग में थोड़ा सा फर्क हो जा सकता है, जैसा कि आप इसके मॉर्फोलॉजी में देख चुके हैं कि बॉडी प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक से मिलकर के बना होता है, और ट्रंक में 3 पार्ट हो जाते हैं। पहला ब्रैंकियोजेनिटल रीजन, जिसमें दोनों तरफ पंख जैसा हिस्सा निकला रहता है, और उसी पंख जैसे हिस्से लैटरल विंग्स में गोनड्स पाए जाते हैं। 1 या 2 कतार पाए जाते हैं उनके लंबाई में, और कभी कभी उनके विभाजन से सेकेंडरी गोनड्स भी बन जाते हैं। और इन गोनड्स के साथ बहुत छोटा सा
गोनोडक्ट और फिर बाद में गोनोपोर हो सकता है, जो कि फिर वो ब्रैंकियल कैविटी में खुलता है। मेल में जो स्पर्म्स बनते हैं हमेशा जैसे और प्राणियों को होता है, यहाँ भी स्पर्म हेड, मिडिल पीस और टेल से मिलकर के बने होते हैं। एक हेड और आगे की तरफ एक क्रोमोसोम, यहाँ पे न्यूक्लियस, ये मिडिल पीस और फिर ये टेल। इसमें कोई खास बात नहीं है, जैसे सब प्राणियों को होता है वैसे यहाँ भी। हाँ, यहाँ पे एक बात हो जाती है, जिन प्राणियों में अंडे में रिजर्व फूड या योक की मात्रा कम होती है, तो उनमें क्या होता है कि कुछ स्टेज तक का तो डेवलपमेंट हो जाता है और उसके बाद वो लार्वा बन जाता है। लार्वा खुद बाहरी वातावरण से भोजन प्राप्त करने लगता है और फिर धीरे धीरे एडल्ट में चेंज हो जाता है। जबकि कुछ प्राणियों में ऐसा है कि अंडे में ही इतना योग की मात्रा रहती है कि उससे फुल फ्लेज मिनिएचर एडल्ट बन जाता है, जैसे मुर्गी के अंडे से पूर्ण विकसित चूजा निकल करके आता है। और वहीं मेढक में क्या होता है, मेढक जैसे कुछ प्राणियों में कि उसमें कुछ समय तक तो डेवलपमेंट हो जाता है और उसके बाद जो है अंडे से फिर एक टैडपोल लार्वा बन जाता है, पूंछ जैसा, मछली जैसा, और वो बाहर पानी में घूमता रहता है, थोड़ा सा भोजन प्राप्त करता रहता है, बाद में धीरे धीरे वो एडल्ट में चेंज हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैलेनोग्लासेस में ये दोनों बातें पाई जाती हैं। दो तरह के अंडे पाए जाते हैं, कुछ तो 0.06 मिलीमीटर छोटे ओवा, और इनमें फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनके डेवलपमेंट में फिर लार्वा अवस्था पाई जाती है, जिसे टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं। टॉर्नेरिया क्यों कहते हैं ये भी समझ लीजिए कि ये अपनी एक्सिस पर ऐसे घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है, टर्न करता रहता है, इसलिए इसे टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं। और दूसरा, इसी के कुछ स्पीशीज में थोड़ा सा बड़ा 0.6 मिलीमीटर साइज का भी अंडा पाया जाता है, तो इनमें योग की मात्रा ज़्यादा है। ये गैस्ट्रोला स्टेज के बाद सीधे सीधे एडल्ट में चेंज हो जाते हैं, लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। अब आइए कैसे इनका स्पर्म और एग बाहरी वातावरण में पानी में ही मिलते हैं एक दूसरे से, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद उनका विभाजन शुरू होता है। अब विभाजन में भी क्या है कि अब आप पढ़ेंगे तो हर किताब में 5 बार आपको देखना पड़ेगा कि हर बार आप पढ़ेंगे कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। आप खामखा अपने दिमाग पे बोझ अब ज़्यादा डालेंगे, मेमोरी को ज़्यादा जोर देंगे। सीधी सी बात यह है कि सिर्फ आपको ये समझना है कि सिर्फ मुर्गी के डेवलपमेंट में तो मीरोब्लास्टिक पाया जाता है, बाकी सब में होलोब्लास्टिक पाया जाता है। अब होलोब्लास्टिक क्लीवेज कैसा होता है कि जैसे इसमें और सभी प्राणियों में वैसे ही होता है। एक बार आपने इसका पैटर्न समझ लिया तो वही सारे एनिमल में वही आपको लिखना है, आपको कुछ नया नहीं करना है, बार बार नहीं याद करना है। तो इसमें क्या होता है कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज में जैसे ये अंडा है मान लीजिए, तो इसमें पहला डिवीजन तो वर्टिकल होगा कि ऐसे ये अब ये 2 टुकड़े में कट गया। अब इसके बाद दूसरा डिवीजन भी वर्टिकल ही होगा ऊपर से नीचे, लेकिन इससे 90 डिग्री से हट करके। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये 4 बन गए, 4 टुकड़े। अब तीसरा डिवीजन क्या होता है कि हॉरिजेंटल होता है ऐसे, और ये प्रायः सेंटर से थोड़ा सा ऊपर हट करके होता है। तो क्या होगा कि ऊपर की जो 4 थोड़ी छोटी टुकड़े बन जाते हैं जिन्हें माइक्रोमियर्स कहते हैं, और नीचे वाले 4 थोड़े बड़े बन जाते हैं जिनको मेगामियर्स कहते हैं। ये पैटर्न तो सब में कॉमन है, यहाँ भी वैसे ही है। अब जो फर्क जहाँ आता है वो आइए देखते हैं। जब 8 सेल बन गए, 4 छोटे छोटे माइक्रोमियर्स और उसके नीचे 4 बड़े मेगामियर्स, उसके बाद इनका डिवीजन इरेगुलर हो जाता है। पहले तो ठोस गेंद की तरह से बनाते हैं संरचना, जिसको मारूला कहते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये सारे सेल्स जो है किनारे की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, तो इकहरी दीवार वाला ब्लास्टुला बन जाता है। ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुलेशन की क्रिया होती है, जिसमें एम्ब्रियो 2 सेल लेयर सिक हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे गुब्बारे की सतह पे आप उंगली डाल करके धंसाएं तो उंगली के साथ साथ थोड़ा सा गुब्बारे का हिस्सा अंदर की तरफ पुश होता है। तो वैसे ही क्या होता है कि ये सेल्स इसमें से कुछ तेजी से विभाजित होते हैं और इन सेल्स को अंदर की तरफ ढकेल देते हैं,
इस छेद को ब्लास्टोपोर कहते हैं, और ये अंदर की तरफ पुश हो गया, फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा एक लेयर बना लिया। अब जो ये नई कैविटी बन जाती है इसको आर्केंट्रान कहते हैं, पहले वाली कैविटी को ब्लास्टोसील कहते थे। यहाँ तक तो सब रेगुलर है। यहाँ अब एक विशेष बात हो जाती है कि इस जो अंदर वाली कैविटी बनी उसमें अब ये दो कैविटी में बंट जाती है। कुछ सेल्स किनारे की तरफ अलग हो गए और एक अलग कैविटी हो गई जिसको प्रोटोसील कहते हैं, और ये बाकी हिस्सा अलग हो गया। ये अलग प्रोटोसील बनना यहाँ पे एक विशेष बात है जो सिर्फ बैलेनोग्लॉसस में पाया जाता है और प्राणियों में नहीं पाया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो हिस्सा है इसमें से ये तो हिस्सा प्रोबोसिस सीलोम बनाता है, और आगे की तरफ एक बाद में हाइड्रोपोर होगा जो कि प्रोबोसिस पोर बना लेता है। इस हिस्से में से दोनों तरफ सीलोम बनाने वाले सेल्स अलग हो जाएंगे, और ये क्या होता है कि अब ये किनारे की तरफ आकर के एक माउथ ओपनिंग बन जाती है, और उसके बाद ये धीरे धीरे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल बन जाता है। माउथ, फिर फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, एनस वगैरह। एक और ख़ास बात यहाँ पे हो जाती है, जिसके बाद वो जो लार्वा बनता है जिसे टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं, और जो जब डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो टॉर्नेरिया लार्वा नहीं बनता है, बाकी ये इस स्टेज तक का डेवलपमेंट वैसे ही होता है। अब आइए टॉर्नेरिया लार्वा, जो कि जिस पे अक्सर या तो शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है या फुल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो उसकी क्या क्या खासियत है इसको देखते हैं। तो टॉर्नेरिया लार्वा में तीन खास बातें हैं। एक तो इसका लंबा सा शरीर कुछ चौकोर पतंग की तरह से, और इसमें पूरी विकसित भोजन नली बन जाती है। इधर की तरफ माउथ, फिर ये इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, एनस। दो खास बातें हैं इसमें, इसकी सतह पर सीलिया की 3 पट्टी पाई जाती है। जैसे रिबन होता है तो उस तरीके से रिबन जैसी संरचना पाई जाती है, और उसके सरफेस पर सीलिया पाई जाती है। तो पहला पट्टी तो यहाँ पर है एपिकल सीलिया, और यहाँ पर जो है 2 छोटे छोटी आँखें ऑसेलाई भी होंगी। इसके बाद एक सीलिया की पट्टी ऐसी होती है जो कि इसके पूरी सतह पर फैली हुई रहती है। जैसे यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ, इसका उद्देश्य ये है कि ये सीलिया हिलती रहती हैं और ये लार्वा रोटेट करता रहता है, अपनी एक्सिस पर टर्न करता रहता है। तो कहीं पे भी इसकी सतह पर कोई जरा सा भी छोटा सा नन्हा सा भोजन का कण आएगा तो वो सीलिया की बीटिंग के द्वारा क्या होगा, माउथ ओपनिंग तक भेज दिया जाएगा। एक खास बात। दूसरी खास बात यह है कि इसमें एक और सीलिया की पट्टी पीछे की तरफ पाई जाती है जिसे टीलोट्रॉक कहते हैं, और ये टीलोट्रॉक जो है ये लोकोमोशन में हेल्प करता है कि इसके मूवमेंट से लार्वा आगे बढ़ता है। तो ये टॉर्नेरिया लार्वा है, बैलेनोग्लॉसस का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हमेशा शॉर्ट नोट आता है। इसके बाद इसकी मेटामॉर्फोसिस की, इससे एडल्ट कैसे बनता है, तो 2 बातें होती हैं। पहली बात ये कि जिन रचनाओं की अब ज़रूरत नहीं है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। जैसे ये एपिकल टफ्ट्स खत्म हो जाएगा, ऑसेलाई खत्म हो जाएंगी, ये जो सीलिएटेड बैंड है ये ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि ये जो है थोड़ा सा इलांगेट होना शुरू होगा, और इलांगेट होना शुरू हुआ, और इसके बाद इसमें पहले तो थोड़ा सा हिस्सा है और फिर ये थोड़ा सा और इलांगेट होता चला जाएगा। बीच में 2 कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाएंगे, तो जिससे कि एक हिस्सा प्रोबोसिस अलग हो गया और ये दूसरा फिर कॉलर अलग हो गया और फिर ये ट्रंक अलग हो गया। तो धीरे धीरे जो टॉर्नेरिया लार्वा था वो तो प्लैंक्टोनिक होता था। प्लैंक्टोनिक का मतलब ये है कि समुद्र के पानी की सतह पर रहता था और उसमें खुद का तैरने का कोई डिवाइस नहीं था। तो जिन प्राणियों में खुद का कोई तैरने का डिवाइस नहीं होता है, बस पानी की धारा या हवा के साथ थोड़ा बहुत हिलते डुलते रहते हैं, तो उन्हें प्लैंक्टन कहते हैं। और टॉर्नेरिया लार्वा भी प्लैंक्टन है, लेकिन कुछ समय तक स्वतंत्र रूप से तैरने के बाद ये क्या होता है, समुद्र के तलहटी पे जाकर के सेटल हो जाता है
उसके बाद उसका मेटामॉर्फोसिस शुरू होता है और फिर धीरे धीरे वो एडल्ट बैलेनोग्लॉसिस में बदल जाता है। तो इस प्रकार ये बैलेनोग्लॉसिस का रिप्रोडक्शन समाप्त हुआ और कल इसी के एफिनिटी के बारे में बताएंगे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।